हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन उससे पहले जरा मोमोज सर से मिल लेते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। देखो, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो भी उनके आसपास की सराउंडिंग हो गई, वही तो बताया है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर होता है खत्म और कल तुम सबका टेस्ट है। लेकिन सर, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। अरे सर, आपने क्या ही पढ़ाया है? मुझे तो लगता है कि मन्नू भैया से ही पढ़ लेना चाहिए हमें। चलो दोस्तों, मन्नू भैया के पास चलते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चा पार्टी इस चैप्टर को। व्हाट इज हैबिटेट? द सराउंडिंग एक ऐसी जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उनको वहां पर फूड भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है और एक फेवरेबल कंडीशन भी मिलती है जहां पर वो अपने बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेबीज प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीडिंग, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं। वो होता है उनका हैबिटेट। तो हैबिटेट कौन सी जगह होती है? जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड, शेल्टर, फेवरेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग मिलता है। अब बात करते हैं एडेप्टेशन की। देखो, कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन जगहों के अकॉर्डिंग जब अपने आप को मतलब कि एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक पोलर बियर, ये देख रहे हो बियर को, ये मज़े से इस ठंडी बर्फ़ वाली जगह में रह सकता है, लेकिन यहाँ पर इस शेर को ले जाओगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इतनी ठंडी जगह पर नहीं रह सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पोलर बियर है, इसने क्या कर लिया है, ठंड के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। अच्छा, ये जो शेर है, ये इस गर्म वाली जगह पे, इस गर्म ग्रासलैंड के अंदर बड़े ही मज़े से रह सकता है। Adaptations are the changes in the structure or behavior of organism that allow the organism to survive in that habitat। अब इस एडेप्टेशन की मदद से ही, जैसे ये भालू है, इसके शरीर पे बहुत बड़े बड़े फर्स होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ एबल टू लिव इन कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी जगह पर ये रह पाता है। और यही यहाँ पर जो टाइगर है, टाइगर की बॉडी पे देखोगे तो इतने ज़्यादा बड़े बाल नहीं होते कि वो ठंडी जगह पर जा सके और सरवाइव कर सके। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है एनिमल्स का अडेप्ट होना उनके इन्वायरमेंट के अंदर, आसपास का जो भी सराउंडिंग है उसके अंदर। ठंडी जगह है तो वहाँ पर उनकी बॉडी उस अकॉर्डिंग से होनी चाहिए कि वो ठंडी जगह में रह पाए। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, दो टाइप के हैबिटेट होते हैं। सबसे पहले आते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब कि ज़मीन वाले। ये कौन से हो गए? लैंड वाले। याद रखना है आपको, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ लैंड। ये लैंड वाला हैबिटेट हो गया। और नेक्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक्वेटिक हैबिटेट कौन सा हो गया? हमारा वाटर वाला। तो दो तरीके के हैबिटेट्स होते हैं, एक होता है लैंड वाला और दूसरा होता है वाटर वाला। सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर वो सारी जगह आ जाती हैं जो कि लैंड पर होती हैं। तो इट रेफर्स टू द लैंड वेयर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव। तो लैंड के ऊपर सिर्फ एनिमल्स ही नहीं होते, प्लांट्स भी होते हैं। अच्छा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट। इसी वजह से आप कभी ठंडी वाली जगह पर जाओगे तो वहाँ पर देखोगे ट्रीज़ की शेप ऐसी होती है, कोन जैसी। अब ऐसी कोन जैसी क्यों होती है, फटाफट कमेंट करके बताओ। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे, वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। भैया, मुझे ये तो समझ में आ गया कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स लैंड पर रहते हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स। लेकिन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर, लैंड के अंदर तो माउंटेन भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल भी आते हैं। तो इसको भी तो फर्दर डिवाइड करना चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड मोटूलाल।
बिल्कुल, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी फर्दर डिवाइडेड है। एनिमल एंड प्लांट्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को फर्दर 5 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड करा है। तो फॉरेस्ट भी ज़मीन के ऊपर होते हैं, ग्रासलैंड्स भी, डेजर्ट्स भी, माउंटेन्स भी और पोलर रीजन भी। सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ पर ट्रीज़ एंड प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनिजम्स जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं और बायोटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर क्या हो गए? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक बोलते हैं और लिविंग थिंग्स को बायोटिक बोलते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या आ गई? एयर। एयर इज नॉन लिविंग। वाटर। वाटर क्या है? नॉन लिविंग। टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें क्या है? एबायोटिक हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि एयर के ऊपर, वाटर के ऊपर, इन सारी चीज़ों पे। 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल, दूसरा टेम्परेट और तीसरा होता है बोरियल फॉरेस्ट। तो 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड। देखो ग्रासलैंड कुछ इस तरीके का दिखता है। मोस्टली फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स, लेकिन ग्रासलैंड के अंदर हमें ग्रास ही ग्रास देखने को मिलती है, घास ही घास देखने को मिलती है। दीज आर मेनली कवर्ड बाय लॉन्ग एंड थिक ग्रासेस। काफ़ी ज़्यादा बड़ी और थिक ग्रासेस होती हैं। टेम्परेचर जो होता है वो -20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है ग्रासलैंड्स का। एनुअल रेनफॉल जो होती है इनकी 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक, मतलब यहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी होती है। फिर आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट कौन से एरिया होते हैं? डेजर्ट जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है। तो जो रेनफॉल होती है डेजर्ट्स के अंदर काफ़ी कम होती है। ज़्यादातर जो डेजर्ट का रीजन होता है वो कम्प्लीटली सैंड से कवर होता है, मतलब चारों तरफ आपको सैंड देखने को मिलती है। डेजर्ट में दोपहर के समय, मतलब दिन के समय, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन कभी कभी रात के समय बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो जाती है। इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? डेजर्ट के अंदर बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स। अच्छा, डेजर्ट भी 2 टाइप के होते हैं। आपने हमेशा जब डेजर्ट के बारे में सुना होगा तो गर्मी, अरे गर्मी होती है रेगिस्तान में तो, बट ऐसा नहीं है। कुछ डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सर्दी भी होती है कुछ डेजर्ट्स के अंदर। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को पता है कि डेजर्ट के अंदर कौन से एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को सही आंसर पता है। फिर आते हैं माउंटेन्स। देखो अभी हमने 3 जगह पढ़ी जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर। फर्स्ट था फॉरेस्ट, सेकंड था ग्रासलैंड जहाँ पर बहुत सारी ग्रासेस थी, और थर्ड हमने पढ़ा डेजर्ट के बारे में, और फोर्थ हम पढ़ रहे हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा रॉक्स वगैरह होती हैं और ये रीजन ड्राई होता है। समटाइम्स जो वाटर होता है वो भी हमें माउंटेन में से आता हुआ दिखता है। तो माउंटेन से आपने रिवर वगैरह निकलती हुई देखी होंगी, तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। प्लांट्स जो कि प्रेजेंट होती हैं हिल्स के ऊपर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ेरोफाइट। ये जो ज़ेरोफाइट वाले प्लांट्स होते हैं इनका मतलब क्या है? देखो ज़ेरोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि जनरली कॉनिकल होते हैं, ऐसे कोन जैसी शेप होती है। ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इन सब प्लांट्स की शेप कैसी है? कोन जैसी। अच्छा, ऐसी कोन जैसी शेप क्यों है? क्योंकि अगर कभी भी माउंटेन्स के अंदर बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ गिरेगी और सीधे स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, अगर कभी बारिश होती है तो बारिश भी नीचे स्लाइड हो जाए आसानी से पत्तों पे से। तो इसी वजह से ये कैसी शेप के होते हैं? जनरली कॉनिकल एंड एवरग्रीन। और कैसे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं हिल्स पे? ज़ेरोफाइट वाले। अब बात करते हैं पोलर रीजन की। पोलर रीजन यानी कि जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। इन वाले रीजन्स के अंदर आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी, और यहाँ पर सिर्फ वही एनिमल्स देखने को मिलेंगे जिनकी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा फर्स हैं, मतलब कि बहुत मोटे मोटे जिनके बाल हैं, ठीक है। और यहाँ पर जनरली आप देख रहे हो पोलर बियर हो गया, इस टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं जिनके हेयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं बॉडी पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि बहुत ही कम प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट की, लेकिन उससे पहले ज़रा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा
जहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज और प्लांट्स थे। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा ग्रासलैंड के बारे में, जहाँ पर ग्रासेस ही ग्रास थी, मतलब घास थी। फिर डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा, फिर माउंटेन्स के बारे में, और फिर पोलर रीजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब कि वो जगह जहाँ पर वाटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग कौन से ऑर्गेनिजम्स को देखने वाले हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं। देखो ये है हमारा पानी, पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं या फिर पानी के अंदर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर एक्वेटिक, दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। इट रेफर्स टू द रीजन कवर्ड विद वाटर वेयर प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव। एक्वेटिक हैबिटेट की ये डेफिनेशन है। एक्वेटिक हैबिटेट भी दो तरीके का होता है। एक होता है फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये जो वाटर बॉडीज होती हैं इनके अंदर जनरली फ्रेश वाटर होता है, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स एसेट्रा। फिर आता है मरीन हैबिटेट। अब ये जो मरीन हैबिटेट होता है इसके अंदर ओशियन, सीज, ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से इसे मरीन हैबिटेट बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, एक जो रिवर होती है ना, उसका अगर आप पानी पियोगे थोड़ा सा मीठा लगेगा आपको, ठीक है, और वो डायरेक्टली माउंटेन से आ रहा होता है और फ्लो हो रहा होता है। बट यहीं पर अगर आप एक ओशन का वाटर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, यहाँ तक कि आप उसको पी भी नहीं सकते और नहाना भी नहीं चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पर दो टाइप के हमने हैबिटेट्स देखे, एक था फ्रेश वाटर और दूसरा है मरीन हैबिटेट। अब ओशंस और सीज क्या आते हैं मरीन हैबिटेट में? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब आते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट में। मरीन हैबिटेट के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स। फिर थर्ड हैबिटेट जो है हमारा वो है कोस्टल हैबिटेट। अब जो ये कोस्टल हैबिटेट होता है, ना ही लैंड और ना ही वाटर, मतलब कि लैंड और वाटर के बीच की जो जगह हो गई उसे हम लोग कहते हैं कोस्टल हैबिटेट। मतलब किसी समुंदर के किनारे वाली जगह हो गई या फिर किसी के नदी के किनारे वाली जगह हो गई। दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेस वेयर लैंड मीट्स द सी। तो ये वो वाला रीजन होता है जहाँ पर लैंड और सी एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, कोस्टल हैबिटेट में कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं? क्रोकोडाइल हो गया और टर्टल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ने वाले हैं। भैया, आगे पढ़ने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरी नानी के पास एक डॉगी था और मेरी नानी पहाड़ के पास में रहती हैं, तो मैं उस डॉगी को अपने घर पर ले आया। बड़ा प्यारा सा डॉगी था, लेकिन बार बार वो बीमार होने लगा जैसे ही मैं उसे अपने घर पर लेकर आया। मेरा घर थोड़ी सी गर्म जगह पर है। फिर दोबारा से मैं उस डॉगी को जैसे ही नानी के पास छोड़ के आया, वो दोबारा ठीक हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि बार बार वो मेरे घर पे लाने से बीमार क्यों हो जाता है। तुम्हारे सवाल के अंदर ही जवाब है। तुमने क्या बोला कि जो तुम्हारा डॉगी है वो कहाँ पर रहता था? तुम्हारी नानी के पास। नानी का घर कहाँ पर था? माउंटेन्स के पास, ठंडी जगह के पास में। और जब वो डॉगी तुम अपने घर पर लेकर आए तो तुम्हारा घर कहाँ था? गर्म जगह पर। तो शायद वो गर्म जगह पर डॉगी नहीं रह पाया अच्छे से। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर पाए या अपनी बॉडी के अंदर चेंज कर पाए अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। मतलब कि अगर तुम्हारा डॉगी गर्म जगह पर आया था और वो वहाँ पर अच्छे से रहने लगता, बीमार नहीं पड़ता, तो हम लोग क्या बोलते कि इसने तो अपनी बॉडी को यहाँ के हिसाब से चेंज कर लिया, गर्म जगह के हिसाब से। लेकिन अगर वो अपनी बॉडी के अंदर चेंज नहीं कर पाया तो उसे कहाँ पर ले जाना पड़ रहा था? अनफॉर्चुनेटली उसे दोबारा से तुम्हारी नानी के घर पे ले जाना पड़ रहा था। अच्छा, दो टाइप की चीज़ें होती है हमारे हैबिटेट के अंदर। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। सबसे पहले आते हैं बायोटिक कंपोनेंट। जितनी भी लिविंग थिंग्स हो गई जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? लिविंग, और इन्हें बोलते हैं हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होती हैं? वो सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग होती हैं, जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स है यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए। मतलब लिविंग थिंग्स के लिए नॉन लिविंग थिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं। कैसे? पानी के बिना सर्वाइव कर सकते हो? ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हो क्या आप?
बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लिविंग थिंग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग्स को एबायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर एयर आती है, तो एयर के बारे में पढ़ते हैं। एयर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, प्लांट्स के लिए भी और किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए भी। अच्छा, हम लोग क्या ब्रीद इन करते हैं? ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से। अच्छा, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को देते हैं और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, मतलब सांस लेते समय हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। एयर इज रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू कूल देयर बॉडी। अच्छा, हवा की हमें इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि हमें जब गर्मी लगती है तब भी थोड़ा देर हमें हवा मिल जाए तो आराम मिल जाता है। फिर आता है सॉइल। सॉइल क्या होती है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल मिनरल रिच होती है, मतलब इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब इस मिनरल्स से क्या मतलब है? मिनरल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आप थोड़ा बड़ी क्लास में पढ़ोगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। अच्छा, सॉइल ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे ऊपर? सॉइल की हेल्प से ही तो जितने भी हमारे प्लांट्स और ट्रीज हैं वो ग्रो हो पाते हैं, तो सॉइल बहुत ज़रूरी है। फिर आता है वाटर। वाटर तो समझ लो हमारी अर्थ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लांट्स भी वाटर के बिना नहीं ग्रो हो सकते, हम लोग भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो वाटर क्या हो गया? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई जिसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है सनलाइट। अच्छा, सनलाइट क्या है? सनलाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोला जाता है? याद करो, अगर आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब कि जब भी एक प्लांट को धूप मिलती है तभी वो अपना फूड प्रिपेयर करना शुरू करता है, खाना बनाना चालू करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सनलाइट की। बट रिमेंबर, यहाँ पर जो सनलाइट है वो यहाँ पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसी वजह से है क्योंकि उसके बिना तो प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, और प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे तो एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलेगा। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो बिल्कुल ठंडी जगह है, बहुत ज़्यादा जिन जगहों पर सर्दी है वहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आपकी बॉडी वहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो रखी। मतलब आपकी बॉडी पे बड़े बड़े हेयर्स होने चाहिए, तब जाके आप ठंडी जगह पर सर्वाइव कर पाओगे। जो गर्म जगह है उनमें बिल्कुल उल्टा है कि अगर आपको गर्म जगह पे सर्वाइव करना है तो अगर आपके शरीर पे बहुत बड़े बड़े हेयर्स हैं तो वो एक बहुत नुकसान वाली बात है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एट अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द सनलाइट अवेलेबल एट द पर्टिकुलर प्लेस। अच्छा, टेम्परेचर डिसाइड कैसे होता है? किस जगह पे गर्मी होने वाली है, किस जगह पर सर्दी? सनलाइट की मदद से। जहाँ पर ज़्यादा धूप होती है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पर धूप कम आती है, सनलाइट कम आती है, वहाँ पर गर्मी कम होती है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी, हवा के अंदर जो हम लोग बोलते हैं ना कि मॉइस्चर हो गया, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। ठीक है, यहीं पर जो हमारा ये पूरा चैप्टर है ये फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर के ये नोट्स चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। साथ ही में आपको सैम्पल पेपर भी मिलेंगे और शाउट आउट भी मिलेगा। शाउट आउट, बिल्कुल शाउट आउट मिलेगा जितने भी मेंबर्स बनेंगे इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।